नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये जो कोर्ट है ये यूएन के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो अभी हुआ क्या था कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में यूक्रेन ने रिक्वेस्ट डाली थी आईसीजे के अंदर और रिक्वेस्ट किया था कि किसी प्रकार से रशिया को रोका जाए कि वो जो इन्वेजन कर रहा है, वॉर कर रहा है यूक्रेन पर, वो ना करें। तो यहां पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर आईसीजे में टोटल 15 जज होते हैं, जिसमें से एक जो जज हैं वो भारत के भी थे। भारत के मतलब मैं आपको बताऊं तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं वो, आगे चलकर उनको अपॉइंट किया गया था दलवीर भंडारी। उन्होंने रशिया के खिलाफ वोट किया है। एक प्रकार से ये जो पूरा जजमेंट है ये 13:2 के मेजॉरिटी से आया। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, डिटेल से जानेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज मत कर लेना आईसीसी से, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि उसके अंदर भी यहां पर केस डाला गया है कि जो पुतिन के द्वारा किया जा रहा है क्या वो वॉर क्राइम है कि नहीं है। वो सब कुछ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये डिफरेंट है, ये यूएन से अलग है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी आईक्यू पर, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग या फिर लेटेस्ट स्टॉक मार्केट का कोर्स, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33 क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्टली हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो कि नेदरलैंड के हेग में मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हो ये नेदरलैंड है, ये पूरा जो वेस्टर्न साइड है यूरोप का, वहां पर राइट साइड में आप देखोगे नेदरलैंड की जो कैपिटल है एम्स्टरडैम, और उसके सदर्न साइड में यहां पर आप देखिए द हेग, ये जो जगह है द हेग, और यहीं पर ध्यान रखना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर जो आईसीसी की मैंने बात की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोनों ही यहीं पर है। लेकिन आईसीजे ये डायरेक्टली एफिलिएटेड है यूएन के साथ। तो उसके अंदर दलवीर भंडारी ने भी यहां पर वीडियो लिंक के माध्यम से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। टोटल 15 जज होते हैं इसके अंदर और मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला लिया जाता है। तो उन्होंने भी रशिया के खिलाफ वोट किया और ये कहा कि जो ऑपरेशंस कर रहा है रशिया यूक्रेन के अंदर, उसको इमीडिएट बेसिस पर रोक देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन आया है आईसीजे का, इसकी वजह से फर्दर रशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। मतलब कि जो सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं वेस्ट के द्वारा वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन फर्दर यहां पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये बाइंडिंग है, नहीं है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो आईसीजे ने कहा है अपने जजमेंट के अंदर, उसमें यही कहा गया है कि जिस एक्सटेंट पर ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है इस समय यूक्रेन के अंदर, वो काफी बड़ा कंसर्न है और रशिया को तुरंत जो फोर्सेस हैं उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए यूक्रेन से। और साथ ही साथ आईसीजे के निर्णय में एक और चीज बोला गया रशिया को कि आपके ऊपर बड़ा ऑब्लिगेशन आता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसका फॉलो आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं इस ऑर्डर की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर 13:2 का ऑर्डर मैंने आपको बताया मेजॉरिटी का ऑर्डर है, और जाहिर सी बात है यहां पर अगर आप देखोगे तो जो यूएस के जज हो गए, स्लोवाकिया के जज हो गए, ध्यान रखिएगा भले ही ये पर्टिकुलर कंट्री से आता है, अब कोई भी जज है वो किसी ना किसी देश से तो आएगा ही, लेकिन क्या वो उस देश को रिप्रेजेंट करता है वहां पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं यहां पर जो जज होते हैं उनको अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम करना होता है। लेकिन यूजुअली अगर आप देखोगे ना तो जो उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है यूजुअली यही देखा जाता है कि जो उनका देश फॉलो कर रहा है उसी हिसाब से वो भी डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि यहां पर यूएस है, स्लोवाकिया, फ्रांस, मोरक्को, सोमालिया, ज्यादातर जो देश हैं जिनका पोजीशन यहां पर रशिया के खिलाफ रहा है उन्होंने पोजीशन लिया। लेकिन भारत का आपने देखा होगा कि भारत काफी बैलेंस्ड पोजीशन चल रहा था। उसके बावजूद जो दलवीर भंडारी जी हैं उन्होंने रशिया के खिलाफ वोट किया है। यहां पर कौन फेवर में गया है? अगेन यहां पर आप देख पाओगे रशिया की तरफ से जो जज थे और चाइना की तरफ से जो जज थे, उन दोनों ने फेवर में वोट किया। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा, भले ही जजों को बोला जाता है कि आप इंडिपेंडेंट काम करोगे, लेकिन यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन्होंने फेवर में वोट किया है, रशिया के फेवर में वोट किया है। जहां तक दलवीर भंडारी जी की बात है, मैंने आपको बताया कि ही वॉज ऑल्सो दी सुप्रीम कोर्ट जज, वो रह चुके हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, जाहिर सी बात है सरकार के सपोर्ट की वजह से हुआ था। यहां पर अगेन आप देख पाओगे, जो इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, जो टर्म होता है आईसीजे के अंदर जो 15 जज होते हैं, हर एक जज का टर्म 9 साल का होता है। जी हाँ, बहुत लंबा टर्म होता है, 9 ईयर्स का टर्म होता है। और इसके अंदर मेजॉरिटी चाहिए होती है अगर आपको अपॉइंट होना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी, ठीक है, यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर जो होते हैं उनसे भी मेजॉरिटी चाहिए, और जो यूएनजीए हो गया,
193 मेंबर्स हैं, जो बड़ी बॉडी है, वहां पर भी आपको मेजॉरिटी चाहिए। अब देखिए, जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, इनका अपॉइंटमेंट वापस से ये रीअपॉइंट हुए थे 2018 में, पहले एक बार रह चुके हैं 9 साल का टर्म, लेकिन 2018 से 27 के लिए फिर से इनका अपॉइंटमेंट किया गया। लेकिन जब अपॉइंटमेंट हो रहा था ना, मैं आपको बताऊं तो भारत और यूके, इंडिया और यूके में काफी बड़ी टक्कर हो रही थी। यूके चाहता था वो अपने जज को यहां पर उतारे आईसीजे के अंदर, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि दलवीर भंडारी जो है उनको वापस से रीअपॉइंटमेंट किया जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें भारत को यहां पर मेजॉरिटी मिल गई। अब यूएनएससी के अंदर आपको पता है वीटो पावर होती है, तो यूके के पास भी वीटो पावर है। तो यहां पर क्या हुआ ना कि यूके का जो जज था उसको विड्रॉ करा लिया गया वहां से, और ऑटोमेटिकली यहां पर फिर क्या है कि दलवीर भंडारी जो है वो चुनकर आ गए। तो ये बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, उस समय 2017-18 में बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था इसके बारे में कि किस तरह से यूके जो परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के अंदर, उसको भी भारत ने हरा दिया था। लेकिन जैसा मैंने बताया, आपको ध्यान रखना है कि भले ही उन्होंने रशिया के खिलाफ यहां पर वोट किया है, लेकिन भारत का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। तो दोनों को आपको अलग तरीके से यहां पर देखना होगा। जहां तक बात है कि आईसीजे में पूरा मुद्दा गया कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने 26 फरवरी को अपील किया था। आपको याद है 24 फरवरी को पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था, रशिया ने वॉर स्टार्ट कर दिया था। 26 फरवरी को यहां पर जो यूक्रेन है उन्होंने अपील किया और यह कहा कि रशिया को वहां से विड्रॉ कराने की कोशिश की जाए। और रशिया जो क्लेम कर रहा है, देखो रशिया ने क्या कहा था कि ये जो डॉनबास रीजन है, डोनेस्क और लुहांस्क, ये जो 2 रीजन है, वहां पर क्योंकि यूक्रेन अटैक करता रहता है वहां के लोगों को, तो इसलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब ये प्रिटेक्स्ट दिया था रशिया ने कि इसकी वजह से हम यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो यहां पर यूक्रेन का कहना था कि ये बिल्कुल भी गलत है। यूक्रेन का कहना था, पहली बात तो हम किसी प्रकार का अत्याचार यहां पर अटैक वगैरह नहीं कर रहे हैं डोनबास रीजन में, और जहां तक बात है कि रशिया का यह कहना है कि हम अटैक कर रहे हैं इसकी वजह से, ये यूनाइटेड नेशंस का अगर आप देखोगे ना तो 1948 का जेनोसाइड कन्वेंशन है, तो उसमें यहां पर बोला गया है कि ये आप कारण नहीं दे सकते, मतलब कि यहां पर अटैक होने पर आप ये कारण नहीं दे सकते कि एक प्रकार से आप जेनोसाइड करोगे, यूक्रेन के अंदर आकर आपने वॉर क्राइम क्रिएट किया है। तो ये सारी चीजों का तर्क दिया जा रहा था यूक्रेन के द्वारा, और यूक्रेन बेसिकली चाहता था आईसीजे जो है वो ऑर्डर दे रशिया को कि आप वहां से विड्रॉ कर लो, ठीक है। तो रशिया की देखिए, रशिया का जब मामला आया तो 4 मार्च को ये सुनवाई स्टार्ट हुई, तो 4 मार्च को रशिया ने अटेंड नहीं किया। इनफैक्ट रशिया ने वेडनेसडे को भी, कल जब ये रूलिंग आई थी तब रशिया ने इसको अटेंड नहीं किया था। सिंपली रशिया ने क्या किया कि एक लेटर भेज दिया आईसीजे के पास और ये कहा कि आईसीजे का यहां पर स्कोप ही नहीं आता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि रशिया ये लेटर में लिख रहा है कि जो यूक्रेन तर्क दे रहा है ना कि जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 का, कि इसके तहत यहां पर ये पूरा केस चलाना चाहिए, तो रशिया का कहना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कि ये इस स्कोप के बाहर है, ऐसा रशिया तर्क दे रहा था। लेकिन फाइनली जैसा कि मैंने आपको बताया, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि नहीं, रशिया का ये कहना कि ये स्कोप के बाहर है वो बिल्कुल भी गलत है। हाँ, आईसीजे ये नहीं कह रहा है कि अभी वहां पर जेनोसाइड हुआ है, लेकिन हाँ, आईसीजे का कहना है कि ये जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 का जो कन्वेंशन है उसके अंदर आता है, तो इसको लेकर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए रशिया को जो है अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पर जो पूरा टेरिटरी है यूक्रेन का वो खाली कर देना चाहिए। तो ये तो ऑर्डर आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर देना तो ठीक है, लेकिन क्या रशिया इस बात को मानेगा? मतलब ये ऑर्डर की वैल्यू क्या है? तो देखो, ये जो डिसीजन होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये बाइंडिंग होता है। अब बोलने के लिए बाइंडिंग है, मतलब कि यहां पर ये बोला गया है, जो अभी तक कन्वेंशन चलता आ रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, कि इस कोर्ट के द्वारा जो भी बोला जाएगा निर्णय वो बाइंडिंग होगा, मतलब कि उस देश को वो चीज माननी पड़ेगी। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा गया है कि कंट्रीज इसको इग्नोर भी कर देती हैं, ठीक है। यहां पर आप इनफैक्ट देख भी पाओगे, जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ के अंडर में ये जो ऑर्डर है आईसीजे का वो बाइंडिंग है और रशिया को तुरंत इमीडिएट बेसिस पर कंप्लाई करना चाहिए, और अदरवाइज वो फर्दर आइसोलेट होता जाएगा पूरे विश्व में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि अगर कोई देश इसको नहीं मानता है तो उस केस में क्या होता है? देखो, उस केस में यहां पर जो पावर है ना, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास आ जाती है, जिसमें 15 मेंबर है, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो यहां पर यह पावर मिलती है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसके अंदर यूएनएससी को पावर दी गई। अब यूएनएससी के पास क्या पावर है कि अगर कोई देश चीज को नहीं मान रहा है तो आप उसके ऊपर सैंक्शंस लगा लो, यहां पर आप एक्शन ले सकते हो उस देश के खिलाफ। तो ये यूएनएससी कर सकता है, अगर फोर्सेस भेजना है तो फोर्सेस भेज दो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि यूएनएससी के अंदर आपको समझना है कि जो परमानेंट मेंबर्स में से उसमें रशिया भी एक मेंबर है।
तो जब भी अगर इस तरह की कोई चीज यूएनएससी के अंदर आएगी तो आपको पता ही है कि जो रशिया है वो यहां पर वीटो कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि ये जो डिसीजन आता है आईसीजे की तरफ से यहां पर, क्योंकि पावर काफी ज्यादा स्क्यूड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसकी वजह से इस रूलिंग का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो नहीं पाता। बस यहां पर रूलिंग दे दी गई है, अब उस देश की बारी है कि हाँ मान लेगा तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर यूएनएससी के अंदर एक कोई परमानेंट मेंबर खुद ही वो पार्टी है तो उसके ऊपर कैसे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये बस एक बोलने के लिए चीज है, लेट्स सी क्या होता है। बट आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा था कल से कि इंडियन जज ने ये वोट अगेंस्ट में डाला है रशिया के खिलाफ, आई होप कि वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले आपको बताना है कि क्या हुआ करता था। मतलब आईसीजे, ध्यान रखिएगा, इसको बनाया गया था 1945 में, ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशंस बना उसी के बाद बनाया गया था। फाइनली इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था, 1946 से एस्टैब्लिश हो गया था। लेकिन इसके पहले क्या कोई कोर्ट हुआ करता था, ये आपको बताना है, या फिर कोर्ट होता ही नहीं था, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।